जब भी मेरे घर में कोई बीमार होता तब उसको डॉक्टर के बजाय हमारे शहर के मशहूर बाबा के पास ले जाया जाता। पता नहीं बाबा ऐसा क्या करते, वो इंसान जाता तो रोता पीटता था लेकिन बड़ा खुश होकर वापस आता। और ये भी एक खास बात थी कि वो बाबा सिर्फ लड़कियों का ही इलाज करते थे। हमारे खानदान की जितनी भी लड़कियां जो भी अभी 18 साल की नहीं हुई थी, उन सब का इलाज बाबा के यहाँ ही होता था। मैं काफी छोटी थी और मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ ऐसा क्या होता है कि ये परेशान हाल जाती हैं और बड़ी खुशी खुर्रम वापस आती हैं। आखिर इसी राज को सोचते हुए मैं भी बड़ी हो गई। मैं खुश अखलाक लड़की थी, कभी किसी से लड़ाई नहीं करती थी, हर किसी से प्यार से पेश आती थी। मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू नहीं थी, लेकिन फिर भी स्कूल के ग्रेड्स बहुत अच्छे आते थे। इसी तरह जिंदगी अच्छी गुजर रही थी और आज मेरा बर्थडे था, मेरा 16वां बर्थडे। इस बार मुझे इस बर्थडे की बहुत खुशी थी क्योंकि मुझे पता चला था कि मेरे पापा मुझे इस बार कुछ स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे और मैं 16 साल की हुई तो मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। मेरे पापा पीर बाबा के पक्के मुरीद थे। पापा को उनके दरबार से छुट्टी ही नहीं मिलती थी कि मेरी गिरती सेहत पर वो कभी ध्यान ही नहीं देते। जब तक मेरी माँ जिंदा थी उन्होंने मेरा ख्याल रखा। फिर जब मैं 14 साल की हुई तो मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब मैं 16 साल की हुई तो ये पेट का दर्द मेरी जान का दुश्मन बन गया। मैंने कई बार अपने पापा से पेट दर्द की शिकायत की लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं घर में हमेशा अकेली होती थी और घर का सारा काम भी मुझे ही करना पड़ता था और सारा दिन उन्हें मेरी फिक्र ही नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते थे, मेरी परवाह नहीं करते थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और मैं उन्हें बहुत प्यारी थी, लेकिन वो शुरू से ही एक लापरवाह इंसान थे। फिर एक रात उन्हें घर आने में देर हो गई तो मैंने दरवाजे को कुंडी अंदर से लगा ली, लेकिन डर के मारे मेरा बहुत बुरा हाल था। मोहल्ले के आवारा लड़कों को शायद खबर हो गई थी कि पापा को आज घर आने में देर हो जाएगी, तो उन्होंने मेरे घर के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल था। मैंने पापा को फोन करने की कोशिश की तो पता चला मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं है। मैं बहुत घबराई हुई थी। जैसे जैसे रात होती जा रही थी मेरे पेट का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई दीवार कूद कर मेरे घर में आया हो। फिर क्या था, मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और डर की वजह से मेरा बुरा हाल था। मैं अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी, तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। हीना, दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। खिड़की के बाहर से एक लड़के की आवाज़ आई तो उसकी आवाज़ सुनकर मैं डर से थर-थर कांपने लगी। मैंने सोचा कि अगर मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगी तो उल्टा बदनामी मेरी ही होगी, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अब मैं ऐसे सिमटी हुई खिड़की की ओर देख रही थी कि जैसे वहाँ पर कोई भूत प्रेत खड़ा हो। अब थोड़ी देर के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि वहाँ पर कोई नहीं है तो मैं धीरे से जाकर उस खिड़की को खोलकर देखने लगी तो वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आया। इतने में मेन डोर का दरवाज़ा बजा और वहाँ से पापा के बोलने की आवाज़ आई तो मेरी जान में जान आई। मैंने फौरन भागकर दरवाज़ा खोला और मैं रोते हुए पापा के गले लग गई। पापा ने मुझे रोते हुए देखा तो पूछने लगे कि बेटा क्यों रो रही हो। इस पर मैं पापा से बोली, पापा, जिस जवान बेटी का बाप घर से बाहर हो और आधी रात को लौट कर आए तो वो रोएगी नहीं तो क्या करेगी। तो पापा कहने लगे कि आज भी पीर बाबा के यहाँ पर मुरीदों की बहुत भीड़ थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई, और अंदर आकर कमरे में बैठ गए। ये देखकर मैंने पापा से कहा कि पापा, आपको एहसास होना चाहिए कि घर पर माँ नहीं है अब, जिनके सहारे आप मुझे घर में अकेला छोड़कर जाते थे। मैं अकेली थी और डर की वजह से मैं सो भी नहीं सकी। मैंने पापा को ये नहीं बताया कि कोई दीवार कूदकर अंदर घर में आया था। वो जो भी था, पापा को आता देखकर शायद उसके साथी और वो लोग भाग गए थे। तो इस पर पापा कहने लगे कि ये सारे मोहल्ले के लोग हमारे जान पहचान वाले हैं, पूरे मोहल्ले वाले तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत थी। पापा ने ये सब कहा तो मैं उनकी सादगी पर हैरान होकर रह गई।
जिन मोहल्ले वालों को वो अपना कह रहे थे वही कुछ देर पहले दीवार कूदकर अंदर घर में आए थे और उनकी इज्जत तार तार करने को तैयार थे। कोई इतना भी सीधा कैसे हो सकता है? मैं हैरान थी, लेकिन बाप और बेटी के बीच में इज्जत का रिश्ता होता है और झिझक भी होती है। उसी झिझक की वजह से मैं पापा से खुलकर न कह सकी। पापा ने मुझे सोने को कहा और खुद बरामदे में चटाई बिछाकर जमीन पर सो गए। मैं कमरे में अंदर आई और फिर बेड पर लेटकर सो गई। सुबह उठी तो फिर से मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और मैं रोने लगी। मैं किचन में बैठी हुई रो रही थी कि तभी पापा आ गए चाय पीने के लिए। तो उन्होंने मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने पापा को बताया कि ये पेट दर्द तो मेरी जान लेकर रहेगा। तब पापा ने मुझे इस तरह रोते देख लिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें पीर साहब के दरबार में ले चलते हैं। वहाँ पर पीर बाबा की दुआ से सब ठीक हो जाते हैं। रोज़ाना औरतें किसी न किसी बीमारी या कोई भी दर्द लेकर उनके पास आती हैं। पीर बाबा दुआ कर देते हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। पापा मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो, मैंने बेबसी से पापा से कहा। तो पापा कहने लगे कि बेटा, ये डॉक्टर सिर्फ पैसे ही लूटते हैं, छोड़ो डॉक्टर वॉक्टर को, मैं तुम्हें आज शाम पीर बाबा के पास ले जाऊंगा। और ये कहकर फिर पापा चले गए। फिर पापा शाम को आए तो पापा कहने लगे कि तुम तैयार हो जाओ, हमें पीर बाबा के पास चलना है। पापा की बात सुनकर मैंने सोचा कि तैयार ही क्या होना है, पीर बाबा के पास ही तो जाना है। मैंने एक चादर ओढ़ ली और पापा के साथ चल दी। जैसे ही मैं दरबार में पहुंची तो मुझे एक मुरीद ने रुकने को कहा कि पीर बाबा अभी दुआ कर रहे हैं, और मैं ये सुनकर वहीं पर बैठ गई। अभी कुछ ही समय हुआ था बैठे हुए कि तभी पीर बाबा अंदर आए और मुझे देखते हुए बोले, अच्छा तो ये है तुम्हारी बेटी हिना? पीर बाबा ने हाथ मेरे सर पर रखकर पूछा तो पापा ने कहा कि जी हाँ, यही है मेरी बेटी हिना। पीर बाबा ने कहा कि बहुत बड़ी हो गई है ये तो। पहले जब इसे यहाँ पर लाए थे तो ये शायद 4-5 साल की थी। पापा ने कहा कि उस टाइम इसे बुखार हुआ करता था जो आपकी दुआ से ठीक हो गया था, और अब इसे तेज पेट दर्द की शिकायत है जो कि ठीक ही नहीं हो रही। पापा ने बताया तो पीर बाबा ने मेरी ओर देखना शुरू किया और कहा कि मेरे पास आओ। तो मैंने पापा की तरफ देखा तो पीर बाबा ने कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर दम करना है बेटा। पीर बाबा ने मेरी बीमारी को भांपते हुए कहा। तो इस पर पापा कहने लगे, हाँ बेटा, बाबा दम करेंगे। तो मैं पीर बाबा के थोड़ा करीब होकर बैठ गई। वो कुछ पढ़कर मुझ पर झाड़ फूंक करने लगे तो उनको झटके लगने लगे। मैं और पापा ये देखकर हैरान हो गए और पीर बाबा रोबदार तेज आवाज में कहने लगे, तेरी बेटी पर शैतान काबिज हो गया है, बहुत गंदा शैतान है। पीर बाबा ने कहा तो पापा परेशान हो गए। पापा परेशानी से बोले कि बाबा अब क्या होगा? तो पीर बाबा ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा काम करना होगा। 1 महीने तक झाड़ फूंक करना होगा, शैतान अपने आप भाग जाएगा, वरना कभी भी नहीं जाएगा। पीर बाबा से पापा ने कहा कि ठीक है, मैं इसे रोजाना 1 महीने तक आपके दरबार में रोज लाता रहूंगा। पापा ने कहा तो पीर बाबा ने कहा कि नहीं, बहुत गंदा और बड़ा शैतान है, इसीलिए तुम्हें यहाँ दरबार में अपनी बेटी को छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं रोजाना इस पर झाड़ फूंक कर दिया करूँगा, और जब तक इसका झाड़ फूंक होता रहेगा इसको किसी के सामने जाने की इजाज़त नहीं होगी। पापा ने कहा कि पीर बाबा, आप इसे दरबार में रखें और इसके साथ मैं भी यहीं पर रहूँगा। तो ये सुनकर पीर बाबा को गुस्सा आ गया और कहने लगे, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तेरा पीर हूँ पिछले 20 सालों से। क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत करूँगा? पीर बाबा नाराज हुए तो पापा ने उनकी बात मान ली। मैं हैरान हो गई और पापा से कहने लगी कि वो 1 महीने के लिए मुझे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं। लेकिन पापा ने कहा कि परेशान ना हो बेटी, मैं यहाँ पर आता जाता रहूँगा। लेकिन पीर बाबा ने कहा कि झाड़ फूंक के दौरान इसे किसी से बात करने या मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर मैंने सोचा कि पापा को पीर बाबा पर इतना अंधा विश्वास है तो ज़रूर कोई ना कोई बात तो होगी, इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली। लेकिन फिर भी मेरा दिल घबरा रहा था।
मैं कभी भी इतने दिन तक घर से बाहर नहीं रही थी। इन लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था और थोड़ी देर के बाद एक नौकरानी खाना लेकर आई और मुझे खाना देने लगी। मैंने उससे पूछा कि पीर बाबा मुझे कब तक झाड़ फूक करेंगे, तो उसने कहा कि दिन में तो पीर बाबा मर्दों को झाड़ फूक करते हैं और रात को औरतों को। तो ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। पता नहीं क्यों मेरे साथ कुछ गलत होने का मुझे शक हो रहा था। रात को खाने के बाद पीर बाबा मेरे कमरे में आ गए। मैं उन्हें देखकर खड़ी हो गई तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए इशारा किया। मैं उनके सामने बैठ गई। फिर उन्होंने मुझ पर कुछ झाड़ फूक करना शुरू कर दिया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू टोना या फिर वो मंत्र पढ़ रहे हैं। मैं उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन सा जाप कर रहे हैं, लेकिन शायद वो समझ गए थे, इसीलिए आंखें बंद करने को कहने लगे। उन्होंने ऐसा कहा तो मैं चौंक गई, क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने मुझे आंखें बंद करने के लिए कहा। जब झाड़ फूक किया जाता है तो आंखें बंद करनी होती हैं, वरना झाड़ फूक का असर नहीं होता है। पीर बाबा ने मुझसे ऐसा कहा तो मैंने उनके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली। कुछ दिन तक तो ऐसे ही झाड़ फूक करता रहा तो मैं भी आराम से हो गई कि चलो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। झाड़ फूक के साथ साथ मुझे दवाइयाँ भी दी जा रही थी और दवाइयों से मेरा पेट दर्द ठीक हो गया और फिर मुझे सुकून मिला। इसी बीच पापा आते रहते, लेकिन उन्हें मुझसे मिलने नहीं दिया जाता था। मुझे अंदर से उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। वो मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती थी। पर मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि पापा मेरा ख्याल रखते हैं और रोज़ाना ही मेरी खैरियत पूछने के लिए आते जाते रहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे लगा कि मैं बिना वजह ही पीर बाबा पर शक कर रही हूँ। वो वैसे नहीं थे जैसा मैं उन्हें समझ रही थी। 1 महीने के बाद जब झाड़ फूक पूरा हो गया तो पापा मुझे लेने के लिए पीर बाबा के दरबार में आए। पापा मुझे खिड़की से अंदर आते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं फौरन दरवाजे के पास गई तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। मुझे अंदर ही पीर बाबा और पापा की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। पापा ने कहा कि मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूँ। तो इस पर पीर बाबा ने पापा से कहा कि तुम्हारी बेटी तो यहाँ से काफ़ी अरसे पहले ही अपने पुराने किसी आशिक के साथ भाग गई। ये सुनकर तो जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। ये पीर बाबा क्या बोल रहा था? पापा ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मेरी बेटी मुझे वापस करो, वरना मैं बहुत बुरा करूँगा तुम लोगों के साथ। पीर बाबा के 2 मुरीद अंदर दाखिल हुए। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और पापा को ये बताने की कोशिश करने लगी कि मैं अंदर यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन दोनों ने मुझे इस कदर कसके से पकड़ रखा था और मेरे हाथ पीछे बांध दिए, मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इन दोनों ने मुझे कुर्सी से बांध दिया। अब मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं चिल्ला रही थी, लेकिन सब कुछ बेकार था। मैं बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे बाहर से पीर बाबा और पापा के लड़ने की आवाज़ें आ रही थी और मुझे अब महसूस हो रहा था कि पीर बाबा के मुरीद पापा को मार रहे हैं। तो मेरा दिल टूटकर बिखर रहा था। मेरे पापा के साथ इतना बुरा हो रहा था, वो भी इस दरबार में, जिस दरबार को वो 20 सालों से अपना उस्ताद मानते आ रहे थे। दोनों मुरीदों में से एक बाहर गया और जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। उनमें से एक ने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे ने मुझे इंजेक्शन लगाया। जैसे ही मुझे इंजेक्शन लगा, थोड़ी ही देर में मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैं जहाँ पर थी वो बिल्कुल एक नई जगह थी और वहाँ पर 3-4 पहरेदार खड़े थे। यानी कि इन लोगों ने मुझे पकड़ने के बाद अपना ठिकाना ही बदल दिया था और मुझे दूसरी जगह ले आए थे। इस वक्त मेरे हाथ पांव खुले हुए थे और मेरे मुंह पर पट्टी भी नहीं बंधी थी। मैं वहाँ से उठकर भागना चाहती थी, लेकिन मुझे चक्कर आ गए और मैं वहीं पर गिर गई। मैं एक बार फिर से उठना चाहती थी तो उसके मुरीदों ने मुझे पकड़ लिया। ये लोग शायद मुझे दूसरे शहर ले आए थे। एक तो मुझे अपनी इज्जत की पड़ी थी कि अब वो यहाँ मेरे साथ क्या करेंगे,
और दूसरी ओर मुझे अपने बाप की पड़ी थी कि मेरे पापा के साथ इन लोगों ने क्या किया होगा। मेरे पापा की ईमानदारी ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। मेरी जिंदगी में तो एकदम से तूफान आ गया था। थोड़ी देर बाद पीर बाबा कमरे में दाखिल हुए और अपने मुरीदों को बाहर जाने का इशारा किया। उसके मुरीद बाहर चले गए तो वो मेरे करीब आया और मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पास में रखा फूलदान उठाकर मैंने उसके सर पर जोर से दे मारा और उसके सर से खून निकलने लगा। मेरा वार इतना तेज था कि पीर बाबा वहीं पर गिर पड़े और अब मेरे पास यही मौका था वहां से भाग निकलने का। इससे पहले कि उसके मुरीद अंदर आ जाते तो मेरे लिए काफी मुसीबत खड़ी हो जाती। मैंने खिड़की का जायजा लिया तो वहां से भागना आसान था। मैंने अपनी चादर ओढ़ ली और खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की। मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई थी। ये कमरा शायद घर के पीछे के आखिरी कोने में बना था, जहां से मुझे निकलने में आसानी हो गई क्योंकि पीर बाबा के मुरीद आगे पहरा दे रहे थे। शायद उनका ध्यान पीछे नहीं गया कि मैं पीछे से भी भाग सकती हूँ। किस्मत मेरा साथ दे रही थी। काफी देर के बाद मैं दीवार के बाहर आ गई और सड़क पर भागने लगी। भागते भागते रात हो गई और रात के समय सड़कें सुनसान थीं और मुझे भागने में आसानी हो रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मुझे चक्कर आने शुरू हो गए क्योंकि इन लोगों ने मुझे नशे के इंजेक्शन दिए थे जिसका असर अभी भी बाकी था। मैं खाली पेट ही भाग रही थी। मैंने कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया था। मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा था और मैं लड़खड़ाकर बीच सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। मैंने उससे पूछा कि मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है, तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब की नाइट ड्यूटी थी और वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर वापस जा रहे थे, तो उन्होंने तुम्हें रास्ते में बेहोश पाया और उठाकर यहाँ ले आए। उसने मुझसे कहा कि शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें रात में डॉक्टर जैसा इंसान मिल गया, वरना रात के इस पहर तो सड़कों पर शैतान ही घूमते हैं। मैंने नर्स से कहा कि मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बचाया है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। नर्स ने उन्हें बुलाया तो मैंने उन्हें देखा तो वहाँ 25 साल का एक खूबसूरत इंसान था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे मेरे पापा के पास छोड़ आओ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें अभी आराम करने की ज़रूरत है और डॉक्टर साहब ने मुझसे मेरे पापा का नंबर भी मांगा ताकि वो पापा को बुला सकें, लेकिन पापा का नंबर बंद जा रहा था। ये सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो डॉक्टर ने मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने उन्हें बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे पापा को कुछ नुकसान पहुंचा दिया है, तभी उनका नंबर भी बंद आ रहा है। मैंने कहा तो डॉक्टर साहब ने मुझे दिलासा दिया और अगले ही दिन मुझे मेरे घर ले गए। मैंने उन्हें अपना पता बताया तो वहाँ वो खुद ही मुझे अपनी गाड़ी से छोड़ने आ गए। डॉक्टर साहब को देखकर मैं हैरान थी कि कहाँ वो पीर बाबा दीन धर्म को इस्तेमाल करके लोगों को लूटने वाला और कहाँ ये डॉक्टर साहब जैसे नेक दिल इंसान जो बिना कोई शर्त के मुझे मेरे पापा के पास पहुँचा रहे थे, वरना पीर बाबा ने तो मुझे मेरे बाप से अलग कर ही दिया था। मैं पूरे रास्ते यही दुआ कर रही थी कि मेरे पापा को कुछ ना हुआ हो, और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो देखा कि मेरे पापा चारपाई पर पड़े हुए हैं और उनके हाथ पैर और सर में पट्टी बंधी हुई थी, यानी कि पीर बाबा के मुरीदों ने उन्हें मार मार कर उनकी हालत खराब कर दी थी। पापा ने मुझे देखा तो रोने लगे और कहने लगे कि मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे, मैंने खुद तुझे उस दरिंदे के हवाले कर दिया, मैं तेरी हिफाजत न कर सका। इन लोगों ने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी कि मैं खुद से पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ। मोहल्ले के कुछ लोग आ जाते हैं मेरी खिदमत करने के लिए। मुझे मेरी जान की फिक्र नहीं थी, मुझे सिर्फ तुम्हारी इज्जत की फिक्र थी, और इन 10 दिनों में मैंने खूब दुआएं की। पापा ने डॉक्टर की तरफ देखा तो मैंने कहा कि पापा, ये आपकी ही दुआओं का नतीजा है जो मैं यहाँ पर सही सलामत खड़ी हूँ। मेरी माँ जिंदा होती तो आज मेरे लिए दुआएं करती, लेकिन बाप की दुआओं में कितना असर होता है आज ये बात साबित हो गई। और मैंने अपनी आप बीती एक एक करके पापा को सब कुछ सुना दी कि कैसे उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और मुझे दूसरे शहर ले गए, मैं कैसे वहाँ से भागी और फिर मुझे डॉक्टर जैसे शरीफ इंसान मिल गए।
मेरी सारी बात सुनकर पापा ने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जो मेरी मदद की थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम पुलिस से कंप्लेंट कर देते हैं, पीर बाबा और उसके मुरीदों को जेल जाना चाहिए, क्योंकि आज तो आपकी बेटी की इज्जत बच गई है। ऐसा न हो कि कल किसी और की बेटी इनकी हवस का निशाना बन जाए। और डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी में बैठाकर हम दोनों को पुलिस स्टेशन ले गए। जैसे ही एफआईआर हुई तो पुलिस ने पीर बाबा और उनके चेलों को गिरफ्तार कर लिया। इनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि इन्होंने न जाने कितनी लड़कियों के साथ ये गलत काम कर चुके हैं। ये लोग झाड़ फूक के चक्कर में न जाने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं और आज जेल में बंद हैं। और कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब ने अपने छोटे भाई का रिश्ता मेरे लिए मेरे घर पर भेजा, तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उनका भाई भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक भविष्य के डॉक्टर के साथ मेरी शादी होने जा रही है। आज मैं अपने पति के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ और पीर बाबा और उसके चेले जेल की चक्की पीस रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम शिवानी है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं गांव के एक नामी गिरामी घराने से थी। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और होशियार भी थी। मेरे पिताजी की गांव में कई फैक्ट्रियां चल रही थी और गांव के सैकड़ों लोग उन फैक्ट्री में काम करते थे। मैं अक्सर अपने पिताजी के साथ फैक्ट्री जाया करती थी, क्योंकि मेरा कोई भाई या बहन नहीं था, तो मेरे पिताजी अपना सारा प्यार मुझ पर ही लुटाते थे। बचपन से लेकर आज तक मैंने जिस चीज़ पर हाथ रखा, मेरे पिताजी ने वो चीज़ मेरे सामने रख दी। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, मेरी खूबसूरती में चार चांद लग रहे थे और अब हर वक्त मेरे पिताजी को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। पिताजी ने मेरे रिश्ते के लिए सबसे कह रखा था और एक दिन मेरे लिए शहर से बहुत अच्छा रिश्ता आया, लेकिन पिताजी मेरी शादी शहर में नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरी शादी गांव में ही उनके पास में हो, ताकि वो जब चाहे मुझसे मिल सके, मेरा हालचाल ले सके और मैं उनके आसपास ही रहूं। वो चाहते थे कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जिसको वो पहले से ही जानते हों। और एक दिन पिताजी की नज़र फैक्ट्री में काम करने वाले एक लड़के आर्यन पर पड़ी। आर्यन दिखने में भी बहुत हैंडसम था और पिताजी के दिल के काफी करीब था। पिताजी को वो बहुत पसंद था, क्योंकि वो हमेशा ही उनकी बात मानता था। जैसा जैसा मेरे पिताजी उससे कहते वो वैसा ही करता था। आर्यन मेरे पिताजी की बहुत इज्जत करता था और अच्छा कमाता भी था। पिताजी का कहना था कि उनका जो कुछ भी है वो सब मेरा ही है, तो क्या फर्क पड़ता है कि लड़का अमीर हो या गरीब। आज नहीं तो कल पिताजी का सब कुछ मेरा ही हो जाएगा। और शायद ये बात आर्यन भी बहुत अच्छे से जानता था। इसीलिए पिताजी ने जब उससे मेरे रिश्ते की बात की तो उसने फौरन ही हाँ कर दी। उसने मुझे देखने की भी ख्वाहिश नहीं जताई और अपनी माँ को रिश्ता तय करने के लिए हमारे घर भेज दिया। आर्यन की माँ ने मुझे देखते के साथ ही पसंद कर लिया और मुझे मंगनी की अंगूठी पहना दी और कहा कि अब हमसे इंतजार नहीं होगा, हमारी प्यारी बहू को हमारे घर जल्दी से भेज दीजिए। उनका कहना ही था कि पिताजी ने और उनकी माँ ने मिलकर शादी की तारीख तय कर ली और अगले 15 दिनों में मेरी शादी आर्यन से हो गई। बहुत से सपने आंखों में लिए मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे दिल में जज्बात उमड़ रहे थे, बेताबियां बढ़ती जा रही थी। मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। शादी को लेकर बचपन से ही मेरे बहुत सारे सपने थे। बचपन में मैं अपने गुड्डे गुड्डियों की शादी करती थी। मेरा दिल मेरे बस में नहीं था। आर्यन की खूबसूरती के चर्चे भी मैंने पहले से ही सुन रखे थे। जितने भी मेहमान हमारी शादी में आए हुए थे, सब हमारी जोड़ी को देखकर यही कह रहे थे कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सबकी नजरें हमारे ही ऊपर टिकी थी। लेकिन कभी कभी ये नज़र इंसान को बर्बाद कर देती है और शायद ऐसे ही कोई नज़र हमारे जोड़े को भी लग चुकी थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई कि दूर दूर तक खानदान में मेरी शादी का ही चर्चा हो रहा था। हर किसी की जुबान पर मेरी शादी की ही बात थी। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। ऊपर वाले ने मुझे हुस्न और दौलत दोनों ही दिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं किस्मत के मामले में मार खा गई हूँ।
सिर्फ हुस्न और दौलत ही सब कुछ नहीं होता है। जीवन साथी का जिंदगी भर का साथ भी औरतों के लिए दुनिया की हर खुशी से कहीं ज्यादा है। और मुझे क्या पता था कि मेरा और आर्यन का साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है। शादी की पहली रात जब आर्यन कमरे में आया तो उसकी बातों में चाहत की वो खुशबू नहीं थी जिसे सुनने के लिए मैं बेकरार थी। ऐसा नहीं था कि आर्यन ने मुझसे बात नहीं की या मेरी तारीफ नहीं की, लेकिन जो कुछ मैं सुनना चाहती थी वो सब आर्यन ने नहीं कहा था। हमारी जिंदगी की शुरुआत हो गई और मैं बहुत खुश थी कि मुझे अपने ससुराल में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरा देवर भाभी भाभी कहता मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। आर्यन मेरे पिता के साथ काम करता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर पिताजी ने खुद ही मेरा रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। आर्यन देखने में इतना हैंडसम था कि मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था और फिर हम दोनों की शादी हो गई। पिताजी ने शादी के तोहफे में आर्यन को 50 लाख रुपए भी दिए थे। मेरी शादी सर्दियों के मौसम में हुई थी। ये दिसंबर का महीना था। शादी के कुछ दिन बाद आर्यन मुझे हनीमून के लिए हिमाचल की बर्फबारी दिखाने के लिए ले गए। मुझे आर्यन के साथ जाने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं मिला था। अभी तो मेरी और आर्यन के बीच सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुई थी और हम दोनों हिमाचल के लिए निकल गए थे। आर्यन बहुत खामोश आदत का इंसान था और दूसरी तरफ मेरा देवर था जो कि एक खुश मिजाज इंसान था। दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। आर्यन पूरे रास्ते खामोश रहा। मैं तो बाहर की सुंदरता देखकर उसमें जैसे खो ही गई थी। मुझे लगा कि समय के साथ साथ मेरी और आर्यन की दूरियां भी कम हो जाएंगी और हमारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा, लेकिन तकदीर ने ऐसी नौबत आने ही नहीं दी और हमारी किस्मत को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। किस्मत ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं तो आबाद होने से पहले ही बर्बाद हो गई। हिमाचल पहुंचकर एक दिन तो हमने थकान ही उतारी। अगले दिन आर्यन मुझे पहाड़ों की तरफ ले गए। ठंड की वजह से मेरा बुरा हाल था। बहुत ऊंची पहाड़ी के किनारे पर ले जाकर आर्यन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे की तरफ धक्का देने की कोशिश करी और फिर जल्दी से अपनी तरफ खींच लिया और बार बार इस तरह से मेरे साथ कर रहे थे। एक बार तो मैं सच में नीचे गिरने ही लगी थी, मगर किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैं बच गई। तभी मुझे आर्यन पर बहुत गुस्सा आया और मैंने कह दिया कि आप अगर मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो पहले ही इस रिश्ते के लिए इनकार कर देते। यूं मुझे धक्का देकर क्यों मारना चाहते हैं? आर्यन हंसने लगे और ये बात उन्होंने मजाक में टाल दी। अगले दिन जब हम होटल से निकलने वाले थे तब आर्यन ने मुझसे कहा कि वो पहले जाकर जगह की जानकारी लेकर आते हैं, उसके बाद मुझे लेकर जाएंगे। ये सुनकर मैं तैयार होकर अपने कमरे में ही बैठ गई और बेसब्री से आर्यन का इंतजार करने लगी। आर्यन जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल फ़ोन भी मेरे पास ही भूल कर चले गए। बहुत देर तक मैंने उनका इंतज़ार किया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने लगी थी। मैं एक नई जगह पर होटल के कमरे में बिल्कुल अकेली थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि अपने पिताजी को फ़ोन करके सारी बात बता दूं, लेकिन वो बहुत दूर थे और मेरे फ़ोन की वजह से कहीं परेशान न हो जाए। यही सोचकर मैंने खुद ही होटल के स्टाफ से जानकारी हासिल की, लेकिन उन्हें भी आर्यन के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि वहां बैठे एक आदमी ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे दिमाग ने मेरा साथ देना बंद कर दिया। उसने मुझे बताया कि होटल से कुछ ही दूर एक बाजार में धमाका हुआ था। मौके पर मौजूद 4 लोग उस धमाके की वजह से जान गंवा बैठे, लेकिन मुझे इस बात का यकीन था कि आर्यन बाजार की तरफ नहीं गए होंगे। वो तो घूमने के लिए जानकारी लेने गए थे। बाजार से उन्हें कोई काम नहीं था। यही सोचकर मैंने आर्यन को ढूंढना शुरू किया। मेरे पास मोबाइल फ़ोन पर हमारी शादी की फ़ोटो थी। मैं लोगों को वही दिखा दिखाकर उनके बारे में पूछताछ कर रही थी
और एक आदमी ने मुझे बताया कि उसने आर्यन को बाजार में जाते देखा था। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं फौरन बाजार की तरफ दौड़ी और पूरे इलाके में नाकाबंदी हो चुकी थी। वहां जाकर मैंने पुलिस वालों को आर्यन की फोटो दिखा दिखाकर उसके बारे में पूछताछ शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाले ने मुझे एक पहचान पत्र दिया और कहा कि ये हमें इस जगह से मिला है। हमें यकीन है कि ये मरने वालों में से है। मैंने अपने हाथों में उस पहचान पत्र को ले लिया और उस पर आर्यन की तस्वीर देखते ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया, ये सोचकर ही मैं फूट फूट कर रोने लगी कि 5 दिन की शादीशुदा जिंदगी के बाद अब मैं विधवा हो चुकी थी। आर्यन और मेरा साथ बस 5-6 ही दिन का था। पुलिस वालों ने मेरे घर वालों को खबर कर दी, उन्हें वहां बुलवा लिया और मैं अपनी माँ के साथ रोती धोती लुटी पिटी वापस अपने घर आ गई। जो लोग पहले मुझे देखकर मेरी किस्मत पर बातें बना रहे थे, अब वही लोग मुझे मनहूस कह रहे थे। मेरे बहुत से ससुराल वालों ने तो यहाँ तक के कह दिया था कि मेरे कदम इतने मनहूस हैं कि मैं जीते जागते आर्यन को खा गई। बहुत से मेरे रिश्तेदारों ने सहानुभूति के नाम पर मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया कि मेरी आत्मा तक छलनी हो गई। मैं दिमागी मरीज बनती जा रही थी। मैं हर वक्त सिर्फ अपने कमरे में बंद रहती। मैं ना किसी के सामने आना चाहती थी और ना ही किसी से बात करना चाहती थी। मैंने कई महीने अपने माता पिता के घर गुजारे। मेरी सास अक्सर मुझसे मिलने के लिए आ जाती। मेरी सास एक बहुत अच्छी औरत है। जवान बेटे की मौत के गम ने उनकी कमर तोड़कर रख दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे इसके लिए कभी दोषी नहीं ठहराया। इस तरीके की मुझसे कोई बात नहीं की थी। जैसे दुनिया वाले गुस्सा कर रहे थे। वक्त किसी के लिए नहीं थमता। जाने वाले चले जाते हैं और पीछे रह जाने वाले दुनिया के रहमो करम पर होते हैं। जैसे कि मैं अभी इस वक्त जमाने की ठोकरों पर थी। जो भी मिलने के लिए आता वो आर्यन और मेरी शादी का किस्सा निकाल कर बैठ जाता था। आर्यन की मौत को 8 महीने गुजर चुके थे और ये 8 महीने मेरे लिए सदियों के बराबर थे। एक दिन मेरी सास मुझसे मिलने के लिए आई और वो बातों बातों में मुझे मेरे देवर की शादी की बात बताने लगी। मेरे देवर का नाम अजय था। अजय उनका अब एक अकेला बेटा था और मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि मेरी सास अजय की शादी करना चाहती हैं। लेकिन उस समय मेरी हैरत की इंतहा थी जब उन्होंने अजय की शादी मेरे साथ करने की बात कह दी। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया। दुनिया मुझे उनके बेटे की मौत का कसूरवार ठहरा रही थी और वो मुझे अपने दूसरे बेटे की बहू बनाने की सोच रही थी। अजय मुझे भाभी भाभी कहकर बुलाता था और मेरे आसपास ही रहता, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे अजय की पत्नी बनना पड़ेगा। मैंने तो साफ शब्दों में अपनी सास को इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। अब दोबारा उसी घर में दुल्हन बनकर नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद उन्होंने दोबारा यही बात की तो मेरे पिताजी ने सोच समझकर हामी भर ली। वो मुझे इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। मेरी हालत बहुत ख़राब रहने लगी थी और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं दोबारा अपना घर बसा लूं। वो अक्सर यही कहते थे कि आर्यन की मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो, बस ऊपर वाले ने उसकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। अजय के रिश्ते की बात सुनकर उनके चेहरे पर कुछ रौनक आ गई थी, इसीलिए मैंने मजबूरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरी सास अगले ही हफ्ते बारात लेकर आ गई और मैं अजय की पत्नी बनकर उसके घर चली गई, जहाँ पहली बार मैं आर्यन की पत्नी बनकर गई थी। ऐसा नहीं था कि मुझे आर्यन से बेहद प्यार हो गया था, लेकिन शादी में कुछ न कुछ तो ताकत जरूर होती है कि जीवन साथी अहम ही हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी की रात जब अजय कमरे में मेरे पास आया तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने मोहब्बत से मेरे हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और कहने लगा कि वो मुझे जिंदगी की बहुत सारी खुशियां देना चाहता है जो पहले मेरे हिस्से में नहीं आ सकी थी। वो पूरी दुनिया मेरे कदमों में रख देना चाहता था। अजय ने मुझ पर अपनी मोहब्बत इस कदर निछावर कर दी कि मुझे बीते दिनों की यादें भूलने में ज्यादा समय नहीं लगा था। अजय हर समय मेरे आसपास रहता था, मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगा था। जब भी कोई मेरे खिलाफ एक शब्द भी कहता तो अजय एक मजबूत ढाल की तरह मेरे साथ खड़ा रहता। अजय में वो सारे गुण थे जो मैं आर्यन में ढूंढती थी। अजय के अंदाज ने मेरा दिल जीत लिया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं आर्यन को भूलकर अजय की हो गई थी।
हम दोनों एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अचानक एक बार फिर से मेरी दुनिया पलट गई। शायद किस्मत को भी मेरा एक और इम्तिहान लेना बाकी था। मैं तो अजय के साथ पूरी तरह से खुश थी। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जो मेरा सब कुछ बहाकर ले गया। पिताजी के साथ आर्यन की जगह अब अजय ले चुका था और अजय की माँ अब बीमार रहने लगी थी। ऐसे में सारे घर की जिम्मेदारी मैं अकेले ही संभालने लगी थी। और ऐसे ही एक शाम जब माँ अपने कमरे में सो रही थी और मैं आंगन में सफाई कर रही थी तो दरवाजे की बेल बजी। क्योंकि मैं आंगन में मौजूद थी इसलिए मुझे बेल की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने मेरा पहला पति आर्यन खड़ा था। काफ़ी देर तक तो मैं अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी और जब मुझे अपनी आंखों पर यकीन आने लगा तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आया। किस्मत ने मेरे साथ ये कैसा खेल खेला था। अचानक ही आर्यन मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, जिसे मरा हुआ समझकर न जाने कितने दिन मैंने सोग मनाया था। जितनी हैरत मुझे उसे देखकर हुई थी उतनी ही हैरत अजय को भी हुई थी। मेरी तो जबान ने भी साथ देने से इनकार कर दिया था। मैं अजय से बहुत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन एक शब्द भी मेरे मुंह से नहीं निकला। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। मैंने साइड पर होकर आर्यन को अंदर आने की जगह दी और वो अंदर चला आया। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आंगन में एक बड़ी चारपाई पर आकर बैठ गया। अजय की नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे पास तो दुपट्टा ही मौजूद नहीं है। मैं भागकर कमरे से दुपट्टा पहनकर आ गई। आर्यन सर से पांव तक मुझे देख रहा था। मैंने खुद पर काबू पा लिया और आर्यन के साथ बैठकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे क्या सवाल करूं या फिर इसे क्या बताऊं। इतने में घर का दरवाज़ा खुला था और अजय अंदर आ गया। अंदर का मंजर देखकर तो अजय हैरान हो गया। अपने बड़े भाई को जिंदा देखकर उसने उनको गले लगा लिया और रोने लगा, मगर मेरा पूरा शरीर कपकपाने लगा था। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी। मुझे अपना आने वाला भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा था। आर्यन से अतीत के सवाल करने का कोई फायदा नहीं था। वो कहाँ गया था, कैसे गया था और उसके साथ क्या हुआ था, ये सब तो बात की बात थी, इसीलिए मुझे कोई दरकार नहीं था। लेकिन मेरे साथ आने वाले वक्त में जो होना था वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं एक ही वक्त में दो भाइयों की पत्नी तो नहीं रह सकती थी और अब मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अजय के लिए थी। मेरी जिंदगी में जो रंग भरे थे मुझे इन रंगों से चाहत हो गई थी। दोनों भाई बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखें तो अजय के वजूद पर जमी हुई थी, जो अपनी माँ को भी उठाकर ले आया था। जवान बेटे को एक बार सामने देखने के बाद तो मेरी बूढ़ी सास में भी जान आ गई थी। आर्यन रोते हुए मुझसे माफ़ी मांग रहा था, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा है। फिर आर्यन ने बताना शुरू किया कि मुझसे सिर्फ पैसों की वजह से ही उसने शादी की थी। मुझे हिमाचल ले जाकर पहाड़ से धक्का देना चाहता था ताकि मैं आसानी से मर जाऊं, और जब ऐसा नहीं हो सका तो मुझे होटल के कमरे में छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला गया। वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता था जिससे उसकी मुलाकात एक फेसबुक के ग्रुप में हुई थी और वो लड़की से शादी करना चाहता था। आर्यन भी इस लड़की से मोहब्बत करता था। हिमाचल जाने से पहले ही आर्यन ने तान्या नाम की उस लड़की को बुलाया और वो लड़की हरियाणा की थी। आर्यन मुझे मारकर उस लड़की के साथ फरार हो जाएगा। आर्यन ने उस लड़की से मिलने की तारीख तय की थी। वो वही बाजार था जहां से उसका पहचान पत्र बरामद हुआ था। उस लड़की से वहां पर मुलाकात करने के बाद वो उस लड़की के साथ हरियाणा के लिए रवाना हो गया था। लेकिन न जाने कब उसका पहचान पत्र वहां पर गिर गया और इसके कुछ ही देर बाद वहां बम का धमाका हो गया, जिसके बारे में आर्यन को भी खबर मिल गई। उसने बताया कि वो उस लड़की के साथ उसके घर चला गया था। उसके पास वो 50 लाख रुपए मौजूद थे जो उसे मेरे बाप से शादी में मिले थे। हरियाणा जाकर तान्या के साथ शादी कर ली और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि तान्या का असल मकसद क्या है। तान्या का काम था कि फेसबुक पर इस तरह के बेवकूफ़ मर्दों को पागल बनाना और उनसे उनकी सारी दौलत को हथियाना, जो मोहब्बत के नाम पर सब कुछ लुटाने पर तैयार हो जाते हैं।
आने वाले कुछ ही महीनों में तानिया ने मुझसे सारी रकम हथिया ली और इसके बाद वो मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी। लेकिन मैं तानिया से बहुत मोहब्बत करता था, इसीलिए मैं उसके कदमों में बैठ गया कि मेरे पास तो वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। मालूम था कि आप लोगों ने मुझे मुर्दा मान लिया होगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि शिवानी मेरी पहली पत्नी अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं ज़बरदस्ती तानिया के साथ दिन गुजारने लगा। मेरे होते हुए भी तानिया ने अपना काम जारी रखा और मेरे सामने ही वो तरह तरह के लड़कों को फेसबुक पर फंसाने का काम करती, उनसे मुलाकातों की जगह और तारीख तय करती और वहां जाकर पैसे इकट्ठे कर कर घर ले आती। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मेरी बीवी इस तरह से गैर मर्द के पास जाए। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। तानिया को मैंने बहुत मारा और तानिया की माँ देश के सारे गलत कामों में उसकी बराबर की हिस्सेदार थी। तानिया ने मुझे पुलिस के हवाले किया और मैं बहुत महीनों तक जेल में बंद रहा। कई महीनों बाद एक दिन मुझे पुलिस वालों ने खुद ही आज़ाद कर दिया, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई पर्चा नहीं करवाया गया था। थाने से आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ जो किया था वही मेरे साथ हो चुका था और इसीलिए मैं थका हारा वापस अपने घर की तरफ लौट आया। उसकी बात सुनकर अजय और माँ एकदम परेशान हो गए, जबकि मैं तो चुपचाप बैठी थी। अजय ने बहुत मुश्किल से आर्यन को ये बात बताई कि अब शिवानी तुम्हारी बीवी नहीं रही, क्योंकि तुम्हें मुर्दा समझने के बाद शिवानी ने शादी कर ली। ये सुनकर तो आर्यन एकदम से ही चीखने लगा। ये कैसे हो सकता है कि मैं जिंदा हूँ और तुमने मेरी पत्नी से शादी कर ली? शिवानी अभी मेरी बीवी है। आर्यन की बात सुनकर मुझे एक झटका लगा और मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उससे पूछा कि उस समय तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान नहीं आया जब तुम उसे पहाड़ी से धक्का देने लगे थे, और फिर जब तुम अपने मकसद में कामयाब न हुए तो उसे एक अनजान जगह पर सुबह सवेरे तन्हा छोड़कर एक दूसरी औरत की मोहब्बत में निकल गए थे। अगर तुम्हारे पीछे मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो क्या होता? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे बगैर मैंने ये दिन कैसे गुजारे? लोगों ने मेरे बारे में किस किस तरीके की बातें की। मेरी मनहूसियत तुम्हारी जिंदगी को खा गई, जबकि तुम तो अपनी महबूबा के साथ रंग रलियां मनाने में बिजी थे। और मुझ पर जिंदगी इतनी तंग कर दी गई कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। अगर अजय मेरा हाथ न थामता तो शायद मैं आज अपने कमरे में ही कैद होती या फिर मर चुकी होती। मेरी हालत देखकर अजय ने मुझे पीछे हटाया था। बहुत मुश्किल से अजय ने मुझे संभाला और आर्यन जैसे स्वार्थी और बेवफा इंसान से मुझे घिन आ रही थी, जिसकी माँ अपने जवान बेटे के दुख में बिस्तर पर लगी थी और वो हमें यहाँ बैठकर अपने मोहब्बत की कहानी सुना रहा था। कुछ ही देर में ही खबर सारे जहां में फैल गई कि आर्यन वापस लौट आया है, और वही लोग जो मुझे मनहूस का किरदार दे रहे थे अब मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे कि मैं किसकी बीवी हूँ और किसके साथ रहूंगी। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी कि आर्यन लौट आया है। अब मुझे अजय से अलग होना पड़ेगा और आर्यन के साथ एक बार फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। अजय भी इस सारे मामले में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि मैं और अजय एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, और अब आर्यन की हमारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। अजय ने सारे मामले को अपने एक दोस्त को बताया जो कि एक वकील था। उसने कहा कि अगर अजय मेरे साथ रहना चाहता है तो आर्यन से मुझे तलाक लेनी होगी और तब तक हम दोनों को अलग रहना पड़ेगा। उसके बाद हम एक साथ रह सकते हैं। अजय ने जब ये बात आर्यन को बताई तो वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गया और उसने मुझे तलाक देने से मना कर दिया। लेकिन मैं किसी भी सूरत में आर्यन के साथ अब अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती थी, इसीलिए मैं अपना सारा सामान उठाकर वहाँ से अपने मायके चली गई। एक बार फिर मेरे माता पिता पर कयामत गुजरी थी। वो सारे मसले को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए मेरे पिताजी ने आर्यन को बुलाकर एक अच्छी रकम पेश की और इसके बदले में मेरी आज़ादी को कहा। मेरे पिताजी को आर्यन की फितरत अब समझ में आ गई थी। बस कुछ पैसों पर ही बिकने वाला इंसान था वो। मेरे पापा से 50 लाख रुपए लेकर आर्यन ने मुझे आज़ाद कर दिया। इसके बाद अजय दरवाजे पर आया और मैं उसके साथ उसके दुल्हन बनकर चली गई। आर्यन घर छोड़कर जा चुका था
और अब अजय और मैं एक साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। अब जाकर मुझे और मेरे माता पिता को ये बात समझ आई कि इंसान जैसा दिखाई देता है वो वैसा नहीं होता, और मेरे माता पिता ने भी मुझसे अपनी इस गलती की माफ़ी मांगी कि उन्होंने आर्यन की फितरत देखकर मेरा उसके साथ रिश्ता तय कर दिया, जबकि अंदर से वो एक खोखला इंसान था। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगी कि बेटियां इतनी बेमोल नहीं होती कि 4 दिन की जान पहचान पर उनकी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी जाए। अपनी बेटी को किसी भी ऐसे इंसान के हवाले ना करें और अच्छे तरीके से छानबीन कर लें, ये जान लें कि अगला व्यक्ति इंसान है या हैवान। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।